हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आपका PT1 हो चुका है। आज का वीडियो इसी परीक्षा के प्रश्न पत्र की समीक्षा के संदर्भ में है। तो आइए आरंभ करते हैं पहले प्रश्न से, जो है अपठित बोध। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनें। साहस की जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर और बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य इन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य अपने सपने उधार नहीं लेता। वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नॉल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। इस गद्यांश से संबंधित पहला प्रश्न है, साहस की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? बच्चों, सही विकल्प है वह निडर तथा बेखौफ होती है। यह अभी आपने इस गद्यांश में पढ़ा। दूसरा प्रश्न है, जनमत की उपेक्षा से लेकर लेखक का क्या तात्पर्य है? यानी जनमत की उपेक्षा से लेखक का क्या मतलब है? सही विकल्प है लोगों की परवाह, यानी लोगों की राय की परवाह न करना। यहाँ जनमत का अर्थ पहले समझ लें। जन अर्थात लोग, मत यानी विचार या राय। किसी राय की उपेक्षा, उपेक्षा का अर्थ होता है कद्र न करना, यानी न मानना। जो साहसी होते हैं वो दूसरों की राय की परवाह नहीं करते, इसलिए यह विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न है, साहसी मनुष्य किन सपनों में भी रंग लेता है? सही विकल्प है जिन सपनों का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है। यह आपने गद्यांश में पढ़ा है। अगला प्रश्न है, झुंड में चलना और चरना किसका काम है? सही विकल्प है भैंस और भेड़। यह बिल्कुल स्पष्ट है। अब अगला प्रश्न व्याकरण से है। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ रिक्त स्थान है। सही विकल्प होगा स्वर के साथ आने वाला बिंदु। अनु का अर्थ ही होता है बच्चों पीछे या बाद में। अनुस्वार यानी स्वर के पीछे या बाद में लगने वाला। अब अगला प्रश्न है, रोता हुआ बच्चा खिलौने को देखकर रिक्त स्थान लगा। सही विकल्प होगा हंसने। चूंकि बाकी के सभी विकल्प व्याकरणिक तौर पर अशुद्ध हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, संस्थान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग रिक्त स्थान है। सही विकल्प होगा सम, क्योंकि स्थान मूल शब्द में सम उपसर्ग के योग से संस्थान शब्द का निर्माण हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में डैश
प्रकार के प्रत्यय होते हैं? सही विकल्प होगा 2। बच्चों, मैंने आपको बताया है प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत तथा तद्धित प्रत्यय। अब अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है, एक या अधिक अक्षरों से बनी स्वतंत्र ध्वनि रिक्त स्थान कहलाती है? सही विकल्प है शब्द। यह आपने शब्द और पद पाठ में पढ़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूहों में सही अनुस्वार युक्त शब्द समूह है? सही विकल्प होगा अंग, हंस और मंशा। अन्य विकल्पों में वर्तनी की अशुद्धि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूहों में सही अनुनासिक युक्त शब्द समूह है? आंख, चांद, गोंद। क्योंकि आंख में अनुनासिक का प्रयोग होता है, चांद में भी और गोंद में भी। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि गोंद में तो अनुस्वार है, परंतु ऐसा नहीं है। जब किसी भी व्यंजन वर्ण में मात्रा लगी हो और अनुनासिक का प्रयोग करना हो तो अनुनासिक को अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। ये मैंने आपको अनुस्वार तथा अनुनासिक टॉपिक में पढ़ाया है। अगला प्रश्न है, अनपढ़ शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग तथा मूल शब्द है? बच्चों, सही विकल्प है अनजोड़ पढ़, क्योंकि उपसर्ग सदैव मूल शब्द में लगता है। तो यहाँ पढ़ मूल शब्द में अन उपसर्ग के योग से अनपढ़ शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, शारीरिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? सही विकल्प है इक, क्योंकि मूल शब्द शरीर में इक प्रत्यय के योग से शब्द का निर्माण हुआ है। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है वे कहलाते हैं? बच्चों, सही विकल्प होगा विकारी शब्द। बच्चों, विकार का अर्थ ही होता है जिसमें परिवर्तन हो, है ना, इसलिए विकारी शब्द सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, शुद्ध अनुस्वार वाले सही शब्द हैं? सही विकल्प होगा सन्यासी। अन्य विकल्प व्याकरणिक तौर पर अशुद्ध हैं, इसीलिए यह विकल्प सही है। शुद्ध अनुनासिक वाला सही शब्द है? बच्चों, सही विकल्प है बांसुरी। अन्य विकल्प व्याकरणिक तौर पर अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, स्वागत। स्वागत शब्द में सही उपसर्ग है? सही विकल्प होगा सु। चूंकि आगत मूल शब्द है और मूल शब्द में सु उपसर्ग के योग से ही स्वागत शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, तरंगित शब्द में प्रयुक्त सही मूल शब्द तथा प्रत्यय है? बच्चों, सही विकल्प है तरंग जोड़ इत, बाकी के विकल्प निरर्थक है। व्याकरण खंड का अंतिम प्रश्न है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं? बच्चों, यहाँ सही विकल्प है पद। ये मैंने आपको शब्द और पद पाठ में पद की परिभाषा में पढ़ाया है। मैं समझती हूँ आप सभी अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में साहित्य खंड तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करूंगी। इस वीडियो को समझने में किसी प्रकार की असुविधा हुई हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान दे सकूं। धन्यवाद।